प्रदेश की वित्तीय स्थिति से प्रदेश में किस प्रकार से इजाफा किया जाए, और क्योंकि हमारे प्रदेश एक लैंडलॉर्ड प्रदेश है, प्रदेश में पोर्ट नहीं है, इसलिए औद्योगिकरण पर आधारित तो हमारा जो हिस्सा है उसको बढ़ाकर 10% कीजिए। आदिवासी क्षेत्रों में जिसे ध्यान दीजिए, हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम में फूड प्रोसेसिंग सिस्टम के लिए और भी ग्रांट दिए जाएं। मध्य प्रदेश में कितने सालों से भारतीय जनता पार्टी सरकार रही है और आज भी एक बड़ी आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। 1 करोड़ से ज्यादा मजदूर मनरेगा में रजिस्टर्ड हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडेड कार्यक्रम जो मध्य प्रदेश में चल रहे हैं, सेंट्रल उनमें 50% तो दे ही रहा है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आता। राजनीतिक दलों से उनने मुलाकात की। कांग्रेस की ओर से मैं और माननीय श्री महामंत्री अभय दुबे जी, हम दोनों वहाँ पर उपस्थित हुए थे और प्रदेश की वित्तीय स्थिति से हमने 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जी और सदस्यों को अवगत कराया। साथ साथ ही एक मेमोरेंडम हमने प्रदेश में किस प्रकार से वित्त आयोग की ओर से जो मिल रही ग्रांट्स हैं उनमें इजाफा किया जाए, और क्योंकि हमारा प्रदेश एक लैंडलॉक्ड प्रदेश है, हमारे यहाँ सी ट्रेड के रूट्स खुले हुए नहीं हैं और इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी, औद्योगिकरण में भी प्रदेश ने उतनी तरक्की हासिल नहीं की है जिस हिसाब से होनी चाहिए। मुख्य रूप से हम कृषि उत्पादन पर आधारित हैं, तो हमारा जो हिस्सा है अभी 7.85% का, उसको बढ़ाकर 10% किया जाए। आदिवासी क्षेत्रों के लिए विशेष ध्यान दिया जाए, ग्रांट्स दी जाएं, और हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए हमें और भी ग्रांट्स उपलब्ध की जाएं। साथ साथ ही हमने ये भी बात रखी कि इतने दिन भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे सरकार रही है। अब मैं वर्ष गिनाना तो शुरू नहीं करूंगा, आप सबको अच्छी तरह से भली भांति मालूम है कितने वर्षों से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और आज भी एक बड़ी आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। आज भी 1,80,00,000 असंगठित क्षेत्र में मजदूर भाई हमारे यहाँ पर हैं जो दैनिक दिहाड़ी पर आधारित हैं, जिनके मनरेगा में रजिस्ट्रेशन हैं। तो प्रदेश ने अगर तरक्की की है, मैं ये नहीं कह रहा प्रदेश ने तरक्की नहीं, प्रदेश के किसानों ने तरक्की की है, पर सरकार को जिस तरीके से तरक्की करनी थी उस प्रकार से तरक्की नहीं हो पाई है। साथ साथ ही जितनी भी सेंट्रल फंडेड हमारे प्रोग्राम्स हैं, जो कार्यक्रम हैं, जो सेंट्रल फंडेड हैं, उनमें 50% सेंट्रल फंड तो प्राप्त होता है, पर उसमें स्टेट की ओर से जो फंड मिलाया जाना है वो कहीं पे आप देखेंगे, अभी अभय दुबे जी आपको आंकड़े विशेष रूप से शेयर करेंगे, कहीं पे 10% है, किसी कहीं 15 है, कहीं 20 है, कहीं 16 है। तो अगर केंद्रीय योजनाओं की जो फ्लैगशिप स्कीम है, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मोदी की विकास की गारंटी, हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मेरी गारंटी, पर उनकी गारंटी जब उनकी सरकार ही पूरी नहीं कर रही है तो इस प्रदेश का विकास कैसे संभव है। इन सब बातों को हमने वहां पर रखा है। अब मैं अभय दुबे जी से निवेदन करूंगा कि वो आपको तथ्यों से और फिगर से अवगत कराएंगे। स्पेसिफिक ग्रांट आपको तय करनी चाहिए। हमने आयोग को यह भी बताया है कि हमने कोरकी, गोंडी और भीली भाषा के लिए पाठ्यक्रमों में शामिल करने के लिए कमलनाथ सरकार ने अभियान प्रारंभ किया था। उसको आगे बढ़ाने के लिए आपको, फिर स्कूली शिक्षा के लिए हमने कहा है कि स्कूली शिक्षा का हाल यह है कि 29,000 स्कूल स्थायी रूप से मध्य प्रदेश में बंद हो गए हैं, एनरोलमेंट कम हुआ है, 40,000 शिक्षक कम हो गए हैं, 16,000 स्कूल ऐसे हैं जिसमें बिजली का कनेक्शन तक नहीं है। तो आप उनको सोलर एनर्जी से इक्विप्ड करने के लिए ग्रांट दीजिए स्कूली शिक्षा को हमारी बेहतर करने के लिए। इंदौर 7 साल से स्वच्छता में नंबर 1 आ रहा है, वहाँ का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास है। तो आप
लोकल जो हमारा स्थानीय निकाय है, जो राज्य का डिपार्टमेंट है, वो बहुत बड़ा हिस्सा स्वच्छता पर खर्च कर रहा है। तो आपको इसको प्रोत्साहित करने के लिए एक स्वच्छता की ग्रांट अलग से, वो शहर जो आगे होकर अग्रणी भूमिका ले रहे हैं स्वच्छता के लिए, उस पर भी आपको देना चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी में भी मध्य प्रदेश देश का पहला प्रांत है जो जिसके रीवा के सोलर एनर्जी प्लांट से दिल्ली मेट्रो को बिजली उपलब्ध कराते हैं, जिसके सागर और इधर के प्लांट से हम रेलवे को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी और लोकल बॉडी का आपका जो ई नगर पालिका है, डिजिटाइजेशन बड़े पैमाने पर हो रहा है। तो लोकल बॉडी के डिजिटाइजेशन के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए मध्य प्रदेश को अधिक से अधिक ग्रांट दीजिए। 12,80,000 करोड़ रुपए से अधिक डिवोल्यूशन का पैसा राज्यों को दिया जाता है। अगर हमारी मांग के आधार पर 2% बढ़ा देते हैं तो मध्य प्रदेश को 24,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। आयोग ने सद्भावना प्रकट की और ज्यादातर हमारे प्रियव्रत जी और हमारे सवालों का बहुत संतोषजनक उत्तर भी उन्होंने दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि 16वां वित्त आयोग मध्य प्रदेश के साथ न्याय करेगा। धन्यवाद प्रियव्रत जी। पत्रकार साथियों, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभागार में आपका स्वागत है। आज हम 16वें वित्त आयोग के सम्मुख मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के निर्देश पर मध्य प्रदेश का पक्ष रखने के लिए गए थे। हमने प्रमुख रूप से 2 विषयों पर अपनी बात रखी। एक 16 फाइनेंस कमीशन वर्टिकल डिवोल्यूशन करता है, अर्थात जितना भी टैक्स का कलेक्शन होता है केंद्र सरकार के पास जाता है, उसमें से वो राज्यों का हिस्सा निर्धारित करते हैं। तो 14 फाइनेंस कमीशन ने 42% हिस्सा निर्धारित किया था राज्यों का। 15 फाइनेंस कमीशन ने उसको घटाकर 41% कर दिया। अब समाचार पत्रों में ये सुर्खियां आ रही है कि शायद 16 फाइनेंस कमीशन उसको 40% करने वाला है। केंद्र सरकार ऐसी अनुशंसा कर सकती है। तो हमने आयोग से अनुरोध किया है कि आप राज्यों के साथ ये अन्याय न होने दें और इसको कम से कम 45% करें। दूसरा बड़ा तर्क हमने ये दिया है कि जैसा प्रियव्रत जी ने बताया कि मध्य प्रदेश एक लैंडलॉर्ड स्टेट है। हमको ये सौभाग्य तो है कि हमारे भाग्य विधाता अन्नदाता किसानों ने इस प्रदेश में मक्का में हो, मसूर में हो, इनमें हमको या कुल मिलाकर सारी दालों में देश में नंबर 1 बनाया, गेहूं में दूसरे नंबर पर बनाया, सोयाबीन में पूरे देश में हम पहले नंबर पर हैं। तो हम लोगों ने, हमारे किसानों ने ये अभूतपूर्व योगदान दिया, मगर औद्योगिक निवेश हमारे यहाँ उतना नहीं हुआ जिससे प्रदेश की तरक्की उतनी नहीं हो पाई। हमने आयोग को बताया कि कुछ जो तथ्य हमारे सामने आते हैं, 1,29,00,000 बहनों का लाडली लक्ष्मी योजना में रजिस्ट्रेशन है। उसकी बुनियादी शर्त है कि 2.5 लाख रुपए साल की आमदनी से कम किसी परिवार की होगी तो ही वो पात्र मानी जाएगी। अर्थात 140 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की आमदनी से ऊपर हो गया तो वो अपात्र हो जाएगी, जो कि मनरेगा की मजदूरी से भी कम है। 30 लाख रजिस्ट्रेशन संबल योजना में है श्रमिकों के। 1,80,00,000 जॉब कार्ड आपके मजदूर रजिस्टर्ड है मनरेगा में। ये बात इस बात को दर्शाता है कि आधा मध्य प्रदेश गरीबी से जूझ रहा है। हमने उनसे अनुरोध ये किया है कि आपको एक तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ेगा। आयोग की सिफारिशों के अनुसार उत्तर प्रदेश को जो डिवोल्यूशन है वो 17.8% से अधिक मिलता है, बिहार को 10% से अधिक मिलता है। तो हमने एक तुलनात्मक अध्ययन उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश का किया है। हमने ये अनुरोध किया है कि किसी राज्यों का हम कम करना नहीं चाहते, लेकिन जो परिस्थितियां उत्तर प्रदेश और बिहार में हैं वो परिस्थितियां मध्य प्रदेश में भी गरीबी की है। पॉपुलेशन डेंसिटी देखें तो उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी 829 पर स्क्वायर किलोमीटर है, बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी 1,106 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर है और मध्य प्रदेश की 236। मतलब हमारी आबादी इतनी फैली हुई है कि हमारी योजना का उनको लाभ पहुंचाने के लिए हमको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। ये कंसिडरेशन में होता है आयोग के।
एक हमने कहा कि इसको आपको आधार रखना चाहिए। दूसरा बड़ा कंट्रीब्यूशन जो मध्य प्रदेश का है कि बिहार और उत्तर प्रदेश का वन क्षेत्र टोटल जियोग्राफिकल एरिया की तुलना में 15 और 7% के आसपास है, और मध्य प्रदेश का है 30% से अधिक। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट जो है वो 30% से अधिक हमारे जियोग्राफिकल एरिया का है। तो ये मध्य प्रदेश का वरदान है, तो इसको अनुदान ज्यादा मिलना चाहिए क्योंकि हम देश में कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं उतना स्तर पर। और जो कार्बन स्टॉक मध्य प्रदेश का है वो कार्बन स्टॉक पूरे हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पे है। 60 करोड़ 48 लाख टन का कार्बन स्टॉक है। कार्बन स्टॉक होने का अर्थ ये होता है कि हम ग्रीन हाउस गैस के इम्पैक्ट को कम करने में मध्य प्रदेश देश में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है, वो हमको उसका लाभ मिलना चाहिए। तीसरी बात हमने जो आयोग को कही है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को लेकर कही कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट देखी, हमने 2023 की रिपोर्ट को नकार दिया क्योंकि 23 की रिपोर्ट जिन बेसिस पर तैयार हुई है, जिसमें इन्होंने कहा है कि हमने गरीबी से निकाल दिया लोगों को, वो 19 से 21 के बीच हुई है जब कोविड के क्राइसिस थे। तो उस समय मैं नहीं मानता पूरे विश्व में किसी कम्युनिटी की, किसी जाति समूह की तरक्की हुई होगी। उसके आधार पर मध्य प्रदेश के 26 जिले ऐसे हैं जहां पर 71% से लेकर 40% तक लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीति आयोग कह रहा है, और उसमें ज्यादातर जिले हैं अलीराजपुर, झाबुआ, डिंडोरी, सीधी, मंडला आदिवासी जिले हैं। तो हमने अनुरोध किया है कि इन डेटा को देखकर आप इस बात का आभास लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश में गरीबी कितनी है। फिर एक बड़ा सवाल हमने खड़ा किया है सरचार्ज और सेस का। केंद्र की सरकार ने एक नया क्रम प्रारंभ किया है सेस और सरचार्ज का, वो शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, एग्रीकल्चर पर हो, सबसे करीब करीब 4,58,000 करोड़ रुपए कलेक्ट करती है। उसमें राज्य की कोई हिस्सेदारी नहीं है। तो हमने कहा कि राज्य की हिस्सेदारी उसमें कम से कम 45% आपको निर्धारित करने चाहिए। दूसरी बड़ी बात हमने कही है कि एक स्पेसिफिक आदिवासी भाइयों के लिए ग्रांट आपको उनके आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक, भाषाई समृद्धि के लिए एक ग्रांट अलग से आपको तय करनी चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आदिवासी भाई मध्य प्रदेश में निवासरत हैं, जो 43 जनजाति समूह में हैं। और चूंकि पूरे विश्व को इस बात की चिंता है कि 5,000 भाषाएं, बोलियां आदिवासी समाज बोलता है पूरे वर्ल्ड में, और हर 2 सप्ताह में एक खत्म हो रही है। तो आदिवासी भाषा को और उनके कल्चर को, उनके आजीविका के संसाधन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक